ड्रग्स का इशू हाल फिलहाल में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे बढ़ता जा रहा है। ना कि सिर्फ बॉर्डर एरिया में पहले पाया जाता था, पर अभी हिंटरलैंड ऑफ इंडिया में भी पाया जाता है। ओडिशा जैसा स्टेट में भी अभी ड्रग के बहुत सारे ट्रैफिकिंग हो रहे हैं और कंटिन्यूस तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का साथ में मिल के बहुत अलग अलग जगह पे छापे मार रहे हैं और वो लोग अलग अलग कंसाइनमेंट ड्रग का सीज कर रहे हैं। पर आपको क्या पता है कि ये ड्रग्स इंडिया में इतना क्यों अफेक्ट करता है? आइए इस इशू को जानने का कोशिश करते हैं। और दिख रहा है कि यह मैप ऑफ इंडिया है, परफेक्ट नहीं है बट मैंने ऐसे ही थोड़ा बनाने का कोशिश किया है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इशू है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो क्या है? ये है, बात स्टार्ट हुआ 1970 में। तो 1970s में यूएसए ने एक रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट का टॉपिक था कि एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ड्रग्स का स्मगलिंग कितना पैमाने पे बढ़ रहा है, ड्रग्स का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है और कौन कौन वैसे किंग पिन है और ड्रग माफिया हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनका एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना और वो 2 एरिया को लोकेट किए। एक एरिया इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड से लोकेटेड है, ये एक एरिया उन्होंने ऐसा चार्ट आउट किया और इस एरिया का उन्होंने नाम दिया गोल्डन ट्रायंगल। और ये गोल्डन ट्रायंगल नाम देने का पीछे का कारण क्या था? नाम देने का पीछे का कारण था गोल्डन इसलिए क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और बहुत पैसा कमाया जाता है ड्रग्स बेच के। और ये ट्रायंगल क्यों? क्योंकि ये एक एरिया को ट्रायंगुलेट किया गया था और ये जो एरिया को ट्रायंगुलेट किया गया था ये 3 कंट्रीज का बॉर्डर इलाका है। ठीक है, 3 कंट्रीज कौन कौन है? एक है लाओस, दूसरा है म्यांमार तो हमारा बॉर्डर भी शेयर करता है, इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, और तीसरा है थाईलैंड। अब ये 3 इलाका से मिलके यूएस ने देखा कि एक तीनों का बॉर्डरिंग इलाका से बहुत पैमाने पे ड्रग्स बन रहा है और स्मगल हो रहा है। उसी हिसाब से एक दूसरा एरिया भी यूएसए के एजेंसी ने बनाया 1970s में, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में है और वो इलाका को कहा जाता है, ये ऐसा इलाका है, यहाँ पे एक ट्रायंगल का इलाका बना, इस तरफ में आधा चांद का इलाका बना। तो इसी को यूएस एजेंसी ने नाम दे दिया गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट मतलब आधा चांद। गोल्डन क्यों? क्योंकि इसके जैसा यहाँ भी ड्रग का ह्यूज प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो गोल्डन क्रेसेंट है ये भी 3 इलाका का बॉर्डर है, एक ईरान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। अब ये जो 3 इलाका यहाँ पे है, इन तीनों इलाका से ये जो गोल्डन क्रेसेंट बना और इन 3 इलाका से जो गोल्डन ट्रायंगल बना, यहाँ से बहुत पैमाने पे ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है और ड्रग्स का स्मगलिंग भी होता है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि इसका इंटेंसिटी कैसा है। अफगानिस्तान वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है ओपियम के मामले में। जहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन होता है, यहाँ खेत में प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे अफगानिस्तान सबसे नंबर 1 में है और म्यांमार वर्ल्ड का नंबर 2 में है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में अफगानिस्तान से एक और तरीके का ड्रग प्रोडक्शन होता है और मगर उसको लैब में बनाया जाता है। लैब में जब बनाया जाता है तो इसको कहते हैं मेथ या फिर कहते हैं आइस कोड वर्ड में। पर ये ड्रग का पूरा नाम क्या है? इस ड्रग को कहते हैं मेथ एम्फेटामाइन। मेथ एम्फेटामाइन जो है, जिसको शॉर्ट में मेथ भी कहा गया है या फिर आइस भी कहा जाता है, ये लैब से प्रोड्यूस किया जाता है। इसको हम सिंथेटिक ड्रग भी कहते हैं। तो ये जो सिंथेटिक ड्रग है और यहाँ जो ओपियम का प्रोडक्शन हो रहा है, इनके साथ में हीरोइन का प्रोडक्शन भी हो रहा है। अब ये सब जो प्रोडक्शन हो रहा है, इनके लिए सबसे बढ़िया पोटेंशियल मार्केट कौन सा है? दैट इज इंडिया। तो इंडिया ये 2 इलाका के बीच में सैंडविच होकर रह गया है। तो सैंडविच होकर जब रह गया है तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि कितना डेंजरस इलाका के हम बीच में हैं, जहाँ पे ड्रग्स बहुत ही पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है और उसके लिए सबसे बढ़िया मार्केट है इंडिया। तो अब आप एक चीज़ ध्यान से समझना कि गोल्डन ट्रायंगल रिलेटेड हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं ये सारे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ईजिली यहाँ से बॉर्डर से स्मगल करके इंडिया लाया जाता है। इसीलिए आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जो आप देखते हो, द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स जिसको भी हम कहते हैं, वो ड्रग्स से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। दूसरा रीजन कौन सा अफेक्टेड है? जो कि फॉर ऑब्वियस रीजन है, गोल्डन क्रेसेंट के पास में रहने वाले। तो जितने भी ये नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स हैं, जहां से हमारे यहाँ जम्मू से लेके हमारा गुजरात तक, ये सारे ड्रग्स रिलेटेड अफेक्टेड है। और स्पेशली यहाँ पे एक शहर है जो कि पूरा ही बर्बाद हो चुका है, दैट इज पंजाब। इसके ऊपर तो आपने फिल्म में देखा होगा, उड़ता पंजाब आया था, जहां पे चिट्टा नाम का ड्रग्स और बाकी सारे ड्रग्स का कितना मिसयूज हो रहा है और वहां पे किस पैमाने पे वहां का यूथ खराब हो रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। सड़क पे आए दिन मरते जाते
हैं, सिरिंज से ले रहे हैं, बाकी चीज़ से ले रहे हैं, और पर यहाँ से क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ड्रग्स एरिया के पास होने के ईजी स्मगलिंग हो सकता है। एक जगह से इस तरफ से क्रॉस भी करना है या दूसरी जगह पे लेते हुए जाना है तो कभी कभी वाया इस रूट भी लेके जाते हैं। इतना ये चीज़ डेंजरस हो चुका है कि अभी आप न्यूज़ में देखे होंगे कि उड़ीसा, जो कि इन दोनों से कोई रिलेटेड नहीं है, ना ही इनसे बॉर्डर शेयर करता है, ना ही किसी प्रकार का, पर यहाँ पे भी आप देखिएगा कि बड़े बड़े कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स पकड़े गए हैं, क्योंकि यहाँ पे समुद्र के रास्ते से आते हैं और जितने भी इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां से भी ये एंटर होता है। तो एक बार जब ये नॉर्थ ईस्ट पे पेनिट्रेट कर गया तो नॉर्थ ईस्ट से स्मगल होते हुए रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे भी आ जाता है स्मगल हो होके, और जब ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे भी आ गया तब भी बहुत पैमाने पे ये ड्रग्स आता है और अफेक्ट करता है। ना ही ये सिर्फ यूथ लोग को अफेक्ट कर रहा है बल्कि ये क्राइम और वायलेंस को भी इंक्रीज कर देता है, ये करप्शन को भी पैदा करता है, जो कि ड्रग्स माफिया, ड्रग्स लॉर्ड, जो करप्ट पुलिस ऑफिसर और बाकी सारों का एक नेक्सस बना गया है। तो इसीलिए ये चीज इतना इंपॉर्टेंट है और ये इतना डेंजरस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे एक्शन लेता है। और तो आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या अलग अलग स्टेप लिया है इस चीज से डील करने के लिए। एक एक करके हम सॉरी एक सेकंड, माइक गिर गया भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप क्या लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया ताकि ऐसे केसेस को हम टैकल कर सकें। वो कानून का नाम क्या है? उस कानून को कहा जाता है एनडीपीएस एक्ट। और ये एनडीपीएस एक्ट कब बना था? 1985। एनडीपीएस एक्ट 1985 बना है, जिसका फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इन शॉर्ट में आप ये समझेगा कि ड्रग्स रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं वो इस एक्ट के तहत रोका जाता है, एनडीपीएस एक्ट 1985। दूसरा एक किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा है एनसीबी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का काम है ड्रग ट्रैफिकिंग रिलेटेड केसेस को सुलझाना और उसके पे कार्रवाई करना। इसने क्या किया? इसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो ये ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था एनसीबी के द्वारा, उसका नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बहुत ही अचीवमेंट किया और अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी उस पर कार्रवाई चलता रहता है। और ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया ये कुछ हद तक सक्सेस भी हुआ, पर हम देख रहे हैं कि अभी भी ये आधा इंप्लीमेंटेड है, पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है, बट ठीक है, एक कोशिश तो किया गया इनके द्वारा। दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या स्टेप लिया गया। उसके बाद में हमने देखा कि जब बॉर्डर इलाका में ये चीज़ ज़्यादा स्मगल होके आ रहा है तो हमने बॉर्डर को और स्ट्रेंथन अप करने का कोशिश किया। इसके तहत कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लाए, जिसको हम शॉर्ट में CIBMS कहते हैं। CIBMS क्या कहता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट को, जहां पे कुछ कुछ जगह पोरस बॉर्डर होते हैं, पोरस बॉर्डर का मतलब जहां पे पर्टिकुलर डिमार्केशन नहीं है या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं बना गया है और जहां पे चौकसी करना पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम टेक्नोलॉजी के सहारे, ड्रोन्स के सहारे, लेजर के सहारे, CCTV कैमरा के सहारे और अन्य उपाय के सहारे हमने बॉर्डर मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रेंथन अप किया। जहां पे हमारा सशस्त्र सीमा बल, BSF और बाकी सारे हमारे रिजर्व फोर्सेस जो हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं तैनात किए गए और बॉर्डर पे बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना लगा। इस जिसके तहत हमारे यहाँ पे जो भी इंडिया के अंदर स्मगलअप होके आ रहा था वो स्मगलअप होना अब बंद हो गया। तो ये था हमारा 3 स्टेप। उसके तहत एक और एक स्टेप भी गवर्नमेंट ने लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? एक पोर्टल बनाया। पोर्टल मतलब एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया निदान। अब ये निदान में क्या कहलाता? नारकोटिक्स ऑफेंडर्स हैं, इनका एक सूची बनाया गया, इनका एक लिस्ट बनाया गया है और उस लिस्ट को इस वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, निदान वेबसाइट पे। अब देखिए ये इतने सारे मुद्दे करने के बाद में भी फिर भी कहीं ना कहीं एक लूपहोल रह जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक और तरीका भी निकाला कि चलो इसको भी हम डील कर लेते हैं और प्रॉब्लम ना हो। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ देशों के साथ बायलैटरल रिश्ते भी बनाए। बायलैटरल रिश्ते क्यों बनाए? ताकि कभी कभी जो भी ड्रग्स अलग कंट्री से स्मगल अप होके आ रहा है तो ये तो एक इंटरनेशनल क्राइम हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर के कंट्री भी इन्वॉल्व हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ से ड्रग्स हमारे अंदर आ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को दूसरे कंट्री के साथ टाई अप करने का बहुत ज़रूरत था, तो उन्होंने बायलैटरल टाइज किया, आपस में रिश्ता बनाया और उन लोग ये एग्रीमेंट किए कि अब से कुछ भी ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा होगा हम साथ में मिलकर एक्शन लेंगे। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा एक्शन। हाँ, सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए वो डिबेटेबल बात है। अभी भी ड्रग्स के अब्यूज इंडिया में पाए जाते हैं, अभी भी कंसाइनमेंट बहुत जगह में सीज किए जाते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया है। आप भी अपने आस पड़ोस में देख रहे होंगे कि कोई ना कोई यूथ ड्रग्स से अफेक्टेड है। वो क्यों है? क्योंकि वो इजीली अभी अवेलेबल हो रहा है। इजीली अवेलेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि करप्शन एक बहुत ही
गहरा मुद्दा है। मैं जिस शहर में रह रहा हूँ यहाँ पे भी मुझे पता है यहाँ पे लोकल पुलिस लोग किन से कितना पैसा लेते हैं और कितना पैसा लेने के बाद में भी ड्रग्स खुलेआम चलता रहता है। और ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि सब नीचे से लेके ऊपर तक सब करप्ट हो चुके हैं और जिनको जो काम करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो लोकल अथॉरिटीज जब करप्ट बन जाएं तो ऐसे मुद्दे को कंट्रोल करना या इस इशू के ऊपर कंट्रोल लाना बड़ा मुश्किल होता है। पर अब कभी भी आप ड्रग्स का रिलेटेड कोई भी इशू इंडिया में आता है या न्यूज़ में आ रहा है या हेडलाइन में आ रहा है, आपको पता है कि वो कहाँ से आ सकता है। आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ड्रग्स इशू जो है वो सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये वर्ल्ड का मुद्दा है और सब इससे पीड़ित हैं। तो अभी सरकार को इस पे क्या एक्शन लेना है और सरकार इस पे क्या क्या एक्शन लेता है वो तो देखने की बात है, पर अभी के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और जितना हम समझ सकते थे हमने समझने का कोशिश किया है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।